अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम को हम आगाज करेंगे एक छोटे से सवाल के साथ। और सवाल ये है कि आजकल जो जनरेशन है, ये स्पेशली वो जनरेशन जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, विच आई डोंट नो शादी एग्जैक्टली उम्र क्या होती है, बिकॉज हर किसी की डेफिनेशन अपनी होती नहीं है। मुझे सोसाइटी के मुताबिक ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, अब अपनी अपनी मर्जियां अपनी जगह पे, बट हमारे कल्चर सोसाइटी और इन चीजों को देखते हुए 25 से 30, 25 मतलब 25 ऑनवर्ड्स जो हम एक आइडियल एज हम कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स ट्रू। सो उसमें सभी जब भी ये बात होती है घर में, अच्छा शादी से मुताल्लिक, जिसकी शादी अगर नहीं हुई भी इस एज में, सो वो फौरन से ना एक रेजिस्टेंस आती है, नहीं शादी नहीं करनी। अच्छा। शादी के नाम से घबराना, लड़कियों का भी लड़कों का भी, शादी के नाम से घबराना ये क्यों है? ये हमारा आज का सवाल है। तो मैं अपनी ऑडियंस से भी सवाल करूंगा जो कि अनमैरिड है। तुम्हारे समीन से सवाल अच्छा, रखते ये हैं। मेरे से सवाल ही देखिए, इस सवाल का जवाब पहले आपको देना चाहिए बिकॉज यू आर मैरिड। आप पूछे मुझसे एंड आप इस I'm बात daring? का जवाब दें कि क्या ये जो लोग घबरा रहे हैं शादी के मौजू से या शादी करने से, वो क्या मैरिड पे है? मैरिड तो डिफरेंट वर्ड हो गया, वो मतलब It's fine to use that word, हाँ? actually. अच्छा, हाँ, चलें, it's बताएं fine to use फिर, that word, बताएं actually. अच्छा, मुझे लगता है दोनों पर्सपेक्टिव, एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, बट व्हाट आई बिलीव इज कि हमारी सोसाइटी में और हमारे इसी माशरे में हमने आसपास ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी देखे हैं, हमने फेल्ड मैरिजेस भी देखी हैं, हमने तलाक की जो शरह उसमें इजाफा भी देखा है। स्पेशली हम अगर बात करें कुछ शहरी इलाकों के, ज़रा वहाँ से हमें स्टैट्स मिल रहे हैं, हम देही इलाकों में वहाँ भी हमें स्टैट्स मिल रहे होते हैं। सो शायद जब आप अपने आसपास ऐसी फेल्ड मैरिजेस देखते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स देखते हैं, तो नेचुरली आप घबराते हैं। चलो इस बात तक तो समझ आती है। फिर एक और मामला भी होता है, जिम्मेदारी उठाने से घबराते हैं। अगर मैं एक एज अ मेल पार्टिसिपेंट की बात करूं, तो शायद मैं भी घबराता था जिस वक्त ये बात हुई, अच्छा अब शादी करनी है, तो मुझे था कि क्या मैं वो जिम्मेदारियां उठा सकूंगा, वाइफ की, आगे बच्चों की एंड एवरीथिंग। बिकॉज़ इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट? अच्छा, उसमें होता है कि जाहिर है चूंकि पहले ये जिम्मेदारी उठाई नहीं होती, तो आपको नहीं पता होता कि आप उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। सो आपका जो सिस्टम होता है, आपकी जो फैमिली होती है, वो आपको सपोर्ट करती है, समझाती है, बताती है, सिखाती है, गाइडेंस के साथ। सो जब आप कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि फाइन, यू हैव डन दैट। लेकिन हाँ, अगर हम लड़के के पर्सपेक्टिव से देखें, वो मुझे नहीं पता कि लड़कियां क्यों घबराते हैं। शायद वजह यही है कि उनको लगता है कि एक अपने घर को छोड़ के जाना दूसरे घर में, पता नहीं लोग कैसे होंगे, चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं लड़कियां बड़ी पैशनेट होती हैं अपनी जॉब्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर। तो उनको ये डर भी होता है कि शायद हम इंडिपेंडेंट ना रहें, हम फिर से डिपेंडेंट हो जाएं, तो ये एक घबराहट भी प्रॉब्ली हो सकती है। बट मेरा इसमें से पॉइंट ये है, जो कि मुझे मेरी खाला ने एक बात की थी, क्योंकि जब मेरी शादी का ये मामला सबीन स्टार्ट हुआ, तो मैं वाकई घबरा रहा था कि शुड आई डू दैट नाउ और नॉट, बिकॉज मुझे था कि अच्छा अभी नहीं भी तो चलो रिश्ता कर लो, ठीक है अब कर लेंगे 2-3 साल बाद शादी। तो उन्होंने यूं शादी की थी। सो मेरी खाला ने मुझे कहा था, बेटा कि तुम ये सिर्फ सोचते रहोगे ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कि अच्छा मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो कहते हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छा मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं ये भी हासिल कर लूँ, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस एवरीथिंग। तो कहते हैं इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग एक्चुअली। सो आप शादी को और फाइनेंशियल जो आपकी एक इंडिपेंडेंस है, उसको बहुत ज्यादा मिक्स ना करें, थोड़ा सेपरेट रखें। क्योंकि ये तो देखें, आप जब आपकी जो ग्रोथ है वो आप दोनों की एज अ पार्टनर, आप अगर एक पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, तो ग्रोथ तो देखिए दोनों लोगों के साथ ही है ना। वो एकदम से आपको कोई प्लेट में रख के नहीं मिल जाता। कोई जनरेशनल वेल्थ हर किसी के पास होती नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा रियलिटी को सामने जरूर रखा करें। हम ना रियलिटी को नहीं सामने रख रहे होते, वी आर लाइक अच्छा ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। एक तो ये वजह भी होती है कि शायद हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई हो गए। ये भी एक वजह है शादी से घबराना या शादी ना करना, शादी से दूर जाना, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड वाकई बहुत ज्यादा कर दिया। हमारे ड्रामाज में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें दिखाई जा रही होती है। एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा होता है जो कि हम में से कोई 90% लोगों के घर का लाइफस्टाइल नहीं है। अरे तो वो जो मेजॉरिटी ऑडियंस आते हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल वो अक्सर वो बता रहे होते हैं हम कैसे करेंगे। एग्जैक्टली सवेरा नदीम साहिबा, उन्होंने एक शो में बात की और वो कहती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई एक ड्रामे में एक्ट करना, बिकॉज वो इतना कोई अमीरों वाला पूरा माहौल दिखाया हुआ था कि वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो इतने अमीर लोग कैसे एक्ट करते हैं। तो उनके लिए चैलेंजिंग वो था कि उन्होंने उतना अमीर एक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है एक ये वाला जो एक फैक्टर है ना हमारे मीडिया का, इसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। रियलिस्टिक दिखाएं ताकि वो आम लड़की आम लड़के से वो रिलेट कर सके और लोग शादी की तरफ बढ़ सके, आपके माइंड की वो कंफ्यूजन खत्म हो। दूसरी चीज जो आपने बताई वो ये कि अपने इर्द गिर्द हम इतने टॉक्सिक रिलेशंस देख लेते हैं कि हमें वाकई डर लग रहा होता है कि
खुदा ना खास्ता कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, और वो खौफ आपको लेकर चल जा रहा होता है। एंड देन हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक प्यार है। देखिए एक चीज़ में आप कंसिस्टेंसी जो जो देखेंगे वो सपोर्ट में देखेंगे। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे, और ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का ही नाम है एज वी ऑल नो, और ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें तो साथ चल रही होती हैं। बट हमें इस चीज़ को देखना होता है कि हमें रियलिटी कहीं नहीं छोड़ना, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता ज़िंदगी में, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, आपकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, आपका प्रोफेशन परफेक्ट नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल परफेक्ट नहीं हो सकता, आपकी औलाद परफेक्ट नहीं हो सकती, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकती। तो कभी है कभी नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हो, जब है आपके पास आपने तब कैसे रहना है, जब आपके पास नहीं है तो आपने तब भी कैसे रहना है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना। आई थिंक इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाए तो जिंदगियां काफ़ी आसान हो जाती हैं दोनों लोगों के लिए। आप एक तो हराम कमाई की तरफ नहीं जाते। ये जो प्रेशर बिल्ड किया जाता है ना मर्दों के ऊपर भी, या हम अक्सर लड़कियों के ऊपर भी देख रहे होते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, और उसके बाद वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस प्रेशर के अंदर कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, और उसके बाद आप बाज़-औक़ात जो है वो गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रेशर अगर हम ना बिल्ड करें तो बहुत सारे लोगों के लिए इसमें आसानी हो जाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे, बहुत प्यारी बात आपने की है सबीन। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे हम करेंगे बातें। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इनकी गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है जो इनके फन को शौक से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। नसीम भाई सोचो, आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा भाई? तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। खुदा का इनाम है माहे रमजान, रहमतों का पयाम है। माहे रमजान छोटी सी नेकी बन जाएगी उम्मीद। हमदर्दी का पैगाम है माहे रमजान। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। सबीन, क्या बुलिंग हुई है कभी स्कूल टाइम में आपके साथ? बहुत ज्यादा हुई है, क्यों नहीं हुई। कभी ये होता है आपके साथ के पतले होने पे होती है, कभी मोटे होने पे होती है, कभी रंग पे होती है, कभी आपको रंग पे क्या बुली किया होगा किसी ने? अरे शोएब, ये वैसे बड़ी दर्दनाक सी कहानी है। Seriously? आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट बहुत सारी लड़कियां इसको फेस करती हैं। हमेशा इस बात का तो हम जिक्र कर रहे होते हैं कि जो थोड़ा सा डार्क कलर्स होते हैं उनको हम ज़ाहिर बुली कर रहे होते हैं, और ये देखिए ये फैक्ट है, ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। हम सोशल मीडिया पे अक्सर देख रहे होते हैं, लोग इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको उनके लुक्स की बेसिस पे जज किया जा रहा होता है कि ये अच्छा, ये क्या, इसका कंटेंट का इतना अच्छा है क्योंकि ये लगता या लगती इस तरह की, इस वजह से लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं। सो आप ऐसे लोगों को इस तरह से मतलब आप बुली कर रहे होते हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा होती है। ये वो चीजें जिनके बारे में कोई पहले जिस तरह होता था ना, मोटापे पे हम कह रहे होते थे कि मोटा 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 किसी को कह रहे हैं आप, तो वो बुलेंगे। अब आप देखें, शुक्र है इस चीज की एक्सेप्टेंस होगी और लोग बात करने लगे कि कोई बहुत ज्यादा पतला भी है तो उसके भी नाम रखे जा रहे होते हैं और उसको भी उस लिहाज से बुली किया जा रहा है, व्हिच इज रॉन्ग इन एनी वे। एक्चुअली इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। अच्छा, हमारा मौजूद चुका है बुलिंग है और ये टॉपिक है शीज का रमजान। तो हमने शीज से ये सवाल बेसिकली करना है कि जेन जी इसमें बुलिंग कितनी ज्यादा है, बुलिंग को लेकर इनकी राय क्या है, इफ दे फेस दिस बुलिंग तो व्हाट डू दे डू एक्चुअली। शी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बुली करते हो या बुली होते हो? दोनों नहीं। दोनों नहीं, ना करते हो ना होते हो। ना करते हो ना होते हो। ऐसी अच्छा किसी को करते हुए देखते हो तो व्हाट डू यू डू? मेरा कोई फ्रेंड हो फिर मैं कुछ करूंगा, वैसे हो तो वैसे कहते हैं मेरे जूते पे परवाह नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है बुलिंग को लेके? बिकॉज हम थोड़ा सा एक जनरेशन की भी बात कर रहे हैं इसके साथ साथ, और इसमें कोई इस्लाह की बात भी होती है और दूसरे को ओपिनियन सुनने की, एक्सेप्टेंस की भी बात होती है। क्योंकि हो सकता है जो चीज मेरे लिए बुलिंग है वो हो सकता है कि इस जनरेशन के लिए एक दूसरे बंदे के वो बुलिंग ना हो। सो आपका क्या इस पे टीक है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि व्हाट इज बुलिंग? हाँ, फिजिकल वाला जो है ना वो ज्यादा बुलिंग है। मतलब वर्ड से भी होती है बुलिंग, बट लाइक फिजिकल आजकल वो ज्यादा, मतलब लाइक ऐसे धक्के दे दिया, पता नहीं वो गिरा दिया, ओके, पुश कर दिया, दैट्स ओके। अच्छा, इन योर जनरेशन प्रोबेबली ये ज्यादा हो रहा है कि फिजिकली हिट करते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि होता है ज्यादा। अच्छा, ये होता है। आप बुलिंग को डिफाइन ऐसे कर रहे हो? यस, इन योर जनरेशन में भी मुझे ये लगता है कि ये ओके। आपकी क्लास में, आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में, जिस तरह सबीन ने भी बात की, रंग की बुनियाद पर, आपकी फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पे कुछ कहा जाता है? रेसिज्म को लेके ना, बेसिकली वो रेसिज्म ही होती है। Yes. उसके अगेंस्ट हम मतलब ऐसे ऐसे करके वो मतलब कम हो रहा है, अब उस तरह से अब नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब होता है तो उसके उस पे बोलते हैं ज्यादा क्लास। अच्छा हमने देखा है वैसे बच्चों को इस पे बात करते हुए, स्पेशली अगर कोई ऐसी बात करो, ऐसा कमेंट करो, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें, कहते हैं दैट्स सो रेसिस्ट। एक सिंपल सा कमेंट आता है, दैट्स सो रेसिस्ट। ये बड़ी अच्छी बात है, चीजें इस तरह से आती हैं। असली हमारा स्कूल बहुत मिक्स्ड भी है ना, फॉरेनर्स हमारे स्कूल में ज्यादा हैं पाकिस्तानी से, Okay. तो इसलिए भी उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, ये भी एक रीजन है। आई हैव सीन कि स्किन कलर के अलावा चाइनीज पीपल को भी बोल रहे होते हैं, या पाकिस्तान इंडियंस को भी बहुत ज्यादा रेसिज्म मिल रहा होता है, अमेरिकन्स को भी, सबको ही मिल रहा है। अच्छा, लेकिन ये देखें, इतनी अच्छी बात है कि अभी की जो जनरेशन है उसको ये पता है कि ये टर्म्स हैं, रेसिज्म कुछ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज हमें तो अब जाकर शायद इस पे जब बात होने लगी है तो देन वी गॉट टू नो कि अच्छा यार ये चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो आई बिलीव ये बड़ी एक अच्छी बात भी है। एट द सेम टाइम शीज, आप जब हिट हुए, ठीक है, आपको भी कुछ ना कुछ तो कमेंट्स मिले होंगे ना। अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बट बुरे कमेंट्स भी होते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट भी कर रहे होते हैं फलाने की बुनियाद पे। अच्छा है, फलाने के लिंक्स थे, या इसकी फलाने की वजह से इसको ये फेम मिल गया एंड ऑल दैट। क्या ये चीज़ें आपने फेस की? मैंने की हैं, मेरे कमेंट में बोलते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर इग्नोर करता था, लेकिन कभी कभी मुझे गुस्सा आया होता था। और फिर जैसे मैंने आपको उस दिन जेंजी वाले टॉपिक पे बताया था कि कभी कभी हम डिस करने लग जाते हैं या रोस्ट करने लग जाते हैं, वो फिर मैं करने लगा। आप तो स्मार्ट हैं, तो कभी कभी क्रैश आउट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तंग जब कोई कर रहा हो। लेकिन कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या करते हैं? लड़ाई में तो मारते हैं? आप भी? बशीर, आप लगते नहीं हैं ऐसे। लड़ाई में मारते हैं ना, और क्या करते हैं? नहीं वैसे अरे इग्नोर भी कर देते हैं मेरे भाई। नहीं, आप कोई आके आपको मार रहा हो नहीं, well that's important, क्योंकि देखिए ये मेरे लिए लर्निंग भी है, बिकॉज़ सेल्फ डिफेंस बोले ना उसको। नहीं सबीन, इसमें सेल्फ डिफेंस ही है। सेल्फ डिफेंस के तौर पर अपने को बचाने के तौर पर अगर आपको पुश करना पड़ेगा, को पीछे तो कर, पुश नहीं, सेल्फ डिफेंस है ना, मारना ही पड़ा ना अगले को।
नहीं, वी डोंट एनकरेज दिस। देखिए, अगर आप भी कोई दूसरा शख्स ऐसे कर रहा है और आप भी ऐसे कर रहे हैं आगे से, तो फिर आप में उसमें कोई फर्क तो नहीं रहा ना। आप बदला ले रहे हैं आगे से। सेल्फ डिफेंस इज इंपॉर्टेंट, उसमें जाहिर है आपको अपने आप को डिफेंड करना है, एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको उस टाइम पे कैसे एक्ट करना है। नहीं, क्या करें, सेल्फ डिफेंस के तौर पे मार खा लें? नहीं, सेल्फ डिफेंस में तो आप मार भी देते हैं ना, ये बात हाँ, ये बात हम कर रहे हैं। मारते भी तो है ना, बिकॉज आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको कैसे एक्ट लेकिन करना इसमें है। मसला हो जाता है। हाँ। सेल्फ डिफेंस के तौर पर जब आप अगले को मारते हैं ना और उसे अगर ज्यादा लग जाए तो काम खराब हो जाता है। फिर ये चीज खत्म हो जाती है कि किसने स्टार्ट किया था। ये नहीं कहते फिर सेल्फ डिफेंस नहीं रहता। जिसको ज्यादा लगी होती है वो मैटर। मेरी एक दफा फाइट हुई थी, तो उसमें मैंने जब ये फाइट क्यों हुई थी शुरू से बताओ ना, वी हैव टाइम। मैं मेरे ऊपर पेन फेंके जा रहा था एक, वो इंक, बल्कि पेन की इंक नहीं होती वो, आप पे फेंक रहा था इंक, इंक वाली पेन से। ठीक है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने जाके वो नहीं होती बॉटल इंक की वाली, वो मैंने उस पे जाके गिरा दी। फिर तो ठीक किया। तो फिर मुझे नजर आया उस पे ज्यादा गिरी, मैंने अपने आप पे भी उतनी गिरा दी कि मुझे इतना कोई नहीं बोले ताकि बता सके मेरे पे भी गिरी है। गुड, वेरी स्मार्ट। कहाँ सीखी है इतनी स्मार्टनेस? नेचुरली। जेन जी वेरी स्मार्ट। लड़ाई किस बात पे होती है? कॉन्फ्लिक्ट। क्या, किस बात का? किसी के और थॉट्स होते हैं, किसी को मतलब लोगों के वो होते हैं ना, जैसे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो उस पे ज्यादातर उस पे ही होती है। यानी ओपिनियंस को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती, या ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर रही जेनजी एक दूसरे के, ऐसा है? जेनजी में सिर्फ ओपिनियंस पे नहीं होता। अच्छा। मतलब हमारा इसलिए होता है कि वो कोई टीज करो, दूसरे ने गलत मान लिया, उसने फिर आके जोर से मारा या कुछ किया ऐसे। वो हमारी में इस तरह ओपिनियन वाला मसला नहीं था, वो ना कभी कभी होता है, जैसे बहुत ही रिलीजियस वाले या कल्चरल ओपिनियंस। रिलीजन पे डिस्कशन होती है? होती है। पॉलिटिकल डिस्कशन होती है? पॉलिटिकल पे ही तो हम जेन जी में इतनी नहीं होती। अच्छा। बट लाइक उस पे ही ज्यादातर फाइट्स होती हैं। अच्छा, वैसे हमारी जनरेशन की बात की जाए या उस दौर की बात की जाए, तो हम पॉलिटिकली इतने अवेयर नहीं थे, हमें नहीं पता था क्या हो रहा है। एक टर्म बड़ी कॉमन थी कि पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो डिस्कशन है वो अवॉइड कीजिए, ना कीजिए। अच्छा, ये तो आप अभी इस वक्त भी आप देखें डिफरेंट ढाबों पे प्रॉपर लिखा होता है कि मजहब और सियासत पर गुफ्तगू मना है। हालांकि मेरा इस पे टेक ये सभी देखें, जब आप इतना नो गो एरिया बना देते हैं तब मसाइल शुरू होते हैं। बहुत मसाइल शुरू होते हैं। एक्सेप्टेंस रखें, अगले बंदे का ओपिनियन है, आपने उससे एग्री करना है, नहीं करना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। सुने ऑल्सो ये कि देखिए, अगर डिस्कशन नहीं की जाएगी तो करेक्शन कैसे होगी? सही बात है। आप बात नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? सो आपको बात तो करनी है ना, कम से कम कि आपका ओपिनियन क्या है। एक्सेप्टेंस नंबर 1, देन आप बात करेंगे, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिलते हैं, एंड देन आप उस लिहाज से अपने ओपिनियंस को चेंज करते हैं, उनको आपकी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। आपको दूसरे का ओपिनियन पता चलता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव का अंदाजा होता है। आई एम ग्लैड दैट यू पीपल डिस्कस दिस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। हाँ, एक्सेप्टेंस के साथ, लेकिन कि अगले बंदे का जो ओपिनियन है उसको आप माने ना माने, डिसएग्री करें, एग्री करें, ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ डिसएग्रीइंग। हम लोग बेसिकली अगर हम डिसएग्री करते भी हैं, पहले सुनते हैं जेन जी के ये, क्योंकि ओपिनियन सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्री डिसएग्री तो आपके पास राइट है करने का, सही बात है, बट लाइक सुनना लाजमी होता है। सही बात है। टीचर्स और स्टूडेंट्स का कनेक्शन कैसा है हमारे स्कूल? हाँ, आप अदरवाइज भी आपके और दोस्त भी होंगे, डिफरेंट स्कूल्स में होंगे। टीचर्स और स्टूडेंट्स, मैं ये इस पर्सपेक्टिव से सवाल रख रहा हूँ, जैसे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो टीचर्स उसमें क्या इंटरफेयर करते हैं, नहीं करते? आप लोग वो बताते तो ऑब्वियसली उनकी लिटरली जॉब है, उसमें जॉब नहीं है उनकी, ये है जॉब तो पढ़ाना ही है, पढ़ाना। लेकिन अब कोई टीचर हो, उसके पीछे फुल मतलब लड़ाई हो रही हो, तो वो ऐसी थोड़ी क्लास कंटिन्यू करेगी। लेकिन उसके लिए आसान है कि बस मत लड़ो या वो कंप्लेन कर दे, सिंपल। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट इस अंदाज से करना, इंटरफेयर करके कि उसको सॉर्ट आउट करना। ये जब हम लोग होते थे ग्रेड 5 तक ना, तब तक इस तरह सॉल्व करते थे। अब सॉल्व करना हमारा काम है, बाकी अपोलोजाइज करवाती है मैम, जो वो कोऑर्डिनेटर के पास लेके चले जाती हैं या प्रिंसिपल के पास, जो भी है, तो सॉरी बुलवाते हैं। उस तरह से सॉल्व हमारे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। जेन जी सॉरी कर लेती है? कह रहे नहीं करती, अब वाकई नहीं करती। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? आई डोंट नो व्हाई, ये क्या वजह है, क्यों नहीं करती? अपोलोजाइज करने में कोई बुराई नहीं है। We don't like to agree to our mistakes. You don't like to agree to our mistakes. अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग कि अच्छा पता होता है गलती हुई है, ये पता भी नहीं होता? कभी कभी
अगर पता होता तो फिर मुश्किल से कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से करते हैं। Yes, लेकिन बड़ी मुश्किल से। वैसे अगर आपको लग रहा हो कि दूसरे नहीं किए तो हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, जो कहेंगे मर्जी हो ठीक है, जाए। फिर ऐसे ही है, एंड रेंज ही सही। यही होता है। ग्रज दिल में पालते हैं, ग्रज दिल में रख लेते हैं किसी for से long किसी time। के against। किसी के against, हाँ, किसी रखते के हैं। जनजी में तो सब कुछ ज्यादा ही है ये मामला। अच्छा खासा है। आप सोशल मीडिया पे नहीं, शोएब नहीं देखते सोशल मीडिया पे क्या हो रहा होता है? मैंने कहा ये अच्छा वाला बच्चा है ना। अरे ये इनके जनरेशन का सबके मसला होते है। हैं, सबके होते हैं, सबके होते हैं। किस लेकिन बात पे? कोई एग्जांपल दो ना। अब बाबा सामने नहीं बैठे हुए, टेंशन ना लो, खुल के बोलो। डिफरेंट रीजंस होते हैं। मेरे को एग्जांपल सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कोई आपके बिल्कुल ऑपोजिट ही हो, मतलब हर चीज ही ऑपोजिट हो, आपके अगेंस्ट बोल रहा हो हर बात पे, या बहुत अनोइंग सा हो ठीक है, कोई, तो फिर ग्रज होल्ड कर फिर लेते होता हैं। है। Yes. क्या जेन जी पोजेसिव होती है अपने फ्रेंड्स को लेके? ये मेरा फ्रेंड है, किसी और से दोस्ती नहीं कर सकता? नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मेरा होते एक फ्रेंड था, अच्छा, अब मेरा फ्रेंड नहीं है, इसी अच्छा। वजह से। उसने दोस्ती किसी और से भी कर ली थी? नहीं, वो आपसे कहता था कि आप किसी और से दोस्ती ना करो। ओ, तो वो साइड पे हो गया, फिर उसने आपसे दोस्ती खुद साइड पे हो गया वो। वही कह रही हूँ, मतलब ओ हो और वो यही मैं बता था कि अब ये देख ना रहा लेकिन फिर यही होता है, फिर हम लोग एक दूसरे को स्कूल में रूमर्स तो नहीं है, रियल रूमर्स होते हैं, तो वो फिर फैल क्या जाते हैं क्या? ऐसे करके। नहीं ये तो नहीं बताऊंगा। क्या मसला? नहीं ये तो नहीं बताऊंगा। कह रहे ये तो नहीं बताया। इट्स ओके, प्राइवेसी बच्चे की रहने दे मेरे भाई। हम तो पूरी प्राइवेसी ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, पर मजाल है शीश उस खौल को तोड़ने दे। शीश, थैंक यू सो मच फॉर द डे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। समंदर बहुत खतरनाक होता है, हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी। अब लड़ाई नागुज़ीर है। ख्याल रखना इलियास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूं। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, तो ये नाशुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान अल्लाह का है।
पाकिस्तान है रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद और वो तमाम लोग हो जाए होशियार क्योंकि सेगमेंट आपके लिए है जिनका खाने का दिल नहीं करता और वो भी सहरी में, या कुछ लोग जो इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि वो पूरा दिन किस तरह से गुजार रहे हो। स्टमक इश्यूज लोगों को शुरू हो जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद, मतलब शुभ आपने भी नोट किया होगा 7, 8, 9, 10 रोजों के बाद कुछ लोग वीकनेस की शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हमें बहुत ज्यादा वीकनेस होना शुरू हो गया। और जब उनसे पूछा जाता है तो सहरी अफ्तार दोनों की अगर बात की जाए तो उसमें वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो स्पेशली सहरी की बात की जाए तो सहरी में बैलेंस डाइट नहीं ली जा रही होती है ताकि पूरा दिन आपका एक अच्छा एनर्जेटिक गुजर सके। अच्छा, लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या है एक बैलेंस्ड डाइट इन सहरी, ये एक सवाल होता है लोगों को नहीं पता होता। Exactly. वो समझते बस ठीक है जी आपने रोटी सालन खा ली एंड दैट्स इट। क्या वो वाकई बैलेंस डाइट होती है या नहीं होती? आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, रोजाना एक चीज भी हम नहीं खा सकते। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया न्यूट्रिशनिस्ट हैं हिना अनीस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजर रहा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर रहा है और मेरी तरफ से आप दोनों को भी रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुद सहरी में क्या खाती हैं? मैं सहरी में एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाती हूँ जिसमें आपको तो पता है इसलिए आप खा लेती हैं। मुझे तो नहीं पता। मुतवाज़न ग़िज़ा सहरी में क्या होती है आखिर? मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद पता है क्या है? ये जो एक मुट्ठी होती है ना, ये कंप्लीट फिस्ट हमारी, ये कंप्लीट मुतवाज़न ग़िज़ा है जिसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ये कंप्लीट 5 ये बनती है एक मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें हम आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं हमारे अच्छे देसी घी की शक्ल में आ गया, जो भी नेचुरल फैट्स सीड्स की शक्ल में आ गए, ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में आ गए, ये आ गए कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिसमें दलिया हो गया, जौ की शक्ल में आ गए, मिलेट्स की शक्ल में आ गए, अच्छा जिनको गंदम सूट करता है वो उसकी शक्ल में आ गए। ये प्रोटीन होते हैं जो कि अंडे की शक्ल में आ गए, मुर्गी की शक्ल में आ गए, बड़े छोटे के गोश्त, मछली के गोश्त की शक्ल में आ गए, दाल चने इसकी शक्ल में आ गए। अब ये आ गए मिनरल्स और वाइटामिन्स। मिनरल्स और वाइटामिन्स कहाँ होते हैं? कुछ मिनरल्स दालों में भी होते हैं, वाइटामिन्स दालों में भी होते हैं, फ्रूट्स सब्जियों में और फलों में मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिला के हमको सहरी में भी लेनी है, अफ्तारी में भी लेनी है। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, सहरी पे बात करते हैं। सहरी कंप्लीट हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, सहरी मेनली आती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्या होता है? प्रोटीन हमको अंडे, सबसे पहले हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि हमारी अम्मी हमें अंडे बना के खिलाती थी और आज हम नींद में होते हैं और सहरी ही नहीं कर रहे होते। आप में हम में कितने लोग होते हैं जो सहरी के वक्त सो रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे और सहरी नहीं करते और दूसरे दिन उठते हैं और कहते हैं कि लेथार्जिक हो रहे हैं, नकाहत हो रही है, सुबह काम सही नहीं कर पा रहे होते हैं, आधी दोपहर तक सो रहे होते हैं, अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे होते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा होता है और दूसरे दिन आधे दिन गुजरता नहीं और दुरुस्त हर वक्त आपने 5-6 बादाम डाल दिए भीगे हुए, 2-3 अखरोट डाल दिए, बादाम और पिस्ते डाल, फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं आपने डाल दिए। ठीक है, आपने 2 केले डाल दिए, 2-3 खजूरें डाल दी, 1 चमचा क्रीम का डाल दिया, दूध की मलाई, इसको ब्लेंड कर दिया, 1 चम्मच कोको पाउडर भी डाल दिया। बच्चे को एक मिल्क शेक बना के आप 1 ग्लास पिला दें, नहीं तो बच्चे के पेट में ये चला जाएगा, ये इतना गुड न्यूट्रिशियस मिल्क शेक बन जाएगा कि उसके दिन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 1 ग्लास इस मिल्क शेक का अगर पिला दें, 3 चम्मच अगर जौ का दलिया उसमें चला गया तो वो एक छोटे सी रोटी के बराबर हो गया। 2 केले चले गए, 3 खजूर चली गई, 5 से 6 बादामें चली गई, तो वो बच्चे के लिए एक मिल्क शेक बहुत हो गया, हैवी हो गया उसके लिए। कुछ ना देने से, कुछ ना खाने से बेहतर, क्योंकि इस एज में बच्चे चिड़ी रोजा रख रहे होते हैं, ऐसी बात है, ठीक है। तो बच्चों को कुछ देना तो बहुत लाजमी है। इसके साथ कुछ नहीं तो बच्चे को 1 आध बॉयल अंडा दे दें, ठीक है। तो कुछ न्यूट्रिशन डेंस चीजें देनी है बच्चों को। हमको वो जो कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल पराठे बच्चे नहीं खाएंगे,
इतना सा सालन बच्चे नहीं खाएंगे। सकते। आपको बच्चों के लिए प्लेफुल होना पड़ता है। ये जो हमने कुछ इस तरह इफ्तारी में हमने पकोड़े अपने ऊपर फर्ज कर लिए खुद ही, और इस तरह हमने पराठे सहरी में वो भी हमने फर्ज कर लिए, और हर शख्स ने रखा होता है क्योंकि पूरा दिन हमने रोजा रखना है, तो दो पराठे, कुछ तो तीन पराठे, क्योंकि पूरा दिन रोजा रखना है, तो वो चाय पराठा क्योंकि हर घर में इस तरह चल रहा होता है। और उसी तरह से तुर्श खाने, कढ़ाइयाँ, सालन और इस तरह की चीजें जो बन रही होती हैं, ये कितना बुरा होता है। पूरे 30 दिन लगातार एक जैसी रूटीन सहरी में मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लेट को गौर से देखें सबीन, कि उस प्लेट के अंदर क्या पड़ा है। अगर वो कढ़ाई है या वो सालन है, तो उसके अंदर उसको न्यूट्रिशनल एनालाइज करें कि एक्चुअली उसके अंदर क्या है। उस सालन के अंदर टमाटर, तेल और मसाले हैं। उस चिकन के अंदर प्रोटीन है, तो उसकी मिकदार क्या है? मिकदार तो कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। मेरी बॉडी सालन को एनालाइज नहीं करती, मेरी बॉडी ऑयल को एनालाइज नहीं करती, मेरी बॉडी एनालाइज करती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन को। मेरी बॉडी फंक्शन ही उसी तरीके से करती है। मेरी बॉडी को कढ़ाई, बिरयानी, निहारी इसके नाम नहीं पता। मेरी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है वो मिलेगा तो मेरी बॉडी फंक्शन करेगी। उस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मेरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन निहारी में प्रोटीन तो होती है ना? होती है। अब आप बताएं क्या होती है? एक प्लेट निहारी जब हम ऑर्डर करते हैं उसमें इतनी सी प्रोटीन होती है, पूरा शोरबा और फैट होता है। और वो तंदूर की रोटी वालों रोटियां डाला करो खाने में। कार्बोहाइड्रेट। अब निहारी को तंदूर की रोटी को एनालाइज करूं इन अ रेशो ऑफ न्यूट्रिशन के रेशो में, तो प्रोटीन आएगा 2% और 8%। अगर मैं 10 के रेशो से उसको करूं तो 2% प्रोटीन और 8% उसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आ गया। ठीक है, उतनी तरी आ गई। 4% फैट, 4% कार्बोहाइड्रेट एंड 2% प्रोटीन। निहारी और रोटी का ये रेशो आ रहा है मेरी न्यूट्रिशन की नजर में इसका। आप मुझे बताएं कि मैं निहारी को क्या रेटिंग दूंगी? नो। सिर्फ मेरे टेस्ट। I don't say no to निहारी, very occasionally say yes to निहारी, और निहारी में बोटी खाएं आप। और मैं क्या कह सकती हूँ? प्रोटीन निहारी में प्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए, ये बात मुनासिब क्योंकि मैं अगर महंगी निहारी मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप न्यूट्रिशनली एनालाइज करें अपने खाने को कि आप क्या खा रहे हैं। आप अपनी प्लेट को न्यूट्रिशनली एनालाइज करें और कुछ ना करें। ठीक है। आपने अपने खाने को न्यूट्रिशनली डेंस बनाना है, यानी मुतवाजन बनाना है, मुतवाजन ग़िज़ा लेनी है। ऑलराइट। जो ब्रेड खाते हैं सहरी में वो ठीक करते हैं? ब्रेड के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ब्रेड से बेहतर चीज पराठा है घर का बना हुआ। ब्रेड से बेहतर पराठा? ब्रेड से बेहतर पराठा है। वो तेल में तला हुआ? तेल में तो नहीं, देसी घी में, कम देसी घी में बना हुआ। और उसका भी तरीका है कि आप पहले अपने रोटी को सेक लें और उसके बाद उसके ऊपर एंड के ऊपर तकरीबन तैयार हो जाए फिर लगाएं। ऊपर देसी घी आप हल्का सा लगा दें। हमारे यहाँ तो ये ना वो पेड़ा बनाते हुए ना पहले उसके अंदर सारा करारा होना चाहिए। फिर वो उसे वो क्या बलदार पराठा बनाने के ऐसे करके पूरा करके फिर उसे बलदार करके बनाते। देखें, अगर हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको देसी घी खाने का मशवरा देते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ किसी भी अच्छी चीज का एक्सेसिव इस्तेमाल हम कभी भी ये तो नहीं कि हिना साहब ने कहा कि देसी घी है तो आपने देसी घी का यूं पकड़ा है कट पी गए। पूरे दिन में जो कहते हैं जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 1 to 2 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने कंज्यूम करना है वो, चाहे आप तल के ऐसे पी लें, पानी में डालें, जो भी करें 2 टेबलस्पून से ज्यादा पूरे दिन में देसी घी का भी इस्तेमाल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक पराठे में ही 2 टेबलस्पून डाल चुके हैं और फिर इसके बाद पूरे दिन में दो 4 दफा खा लेंगे तो फिर तो ये मैंने तो रेकमेंड नहीं और फिर कहते हैं कि वेट गेन, हमें डॉक्टर ने कहा है कि वेट गेन तो होगा लेकिन उसका कोलेस्ट्रॉल अदरवाइज भी मसाइल होते हैं। हर चीज देखें, किसी भी अच्छी चीज का इस्तेमाल भी लिमिट से ज्यादा नहीं करना। खजूर हमारी सुन्नत है, लेकिन खजूर भी मैं ये तो नहीं कहती कि आप 15-20 खजूरें खा लें दिन में 3 से 5 अदद, इससे ज्यादा खजूर नहीं खानी ना। सहरी में भी खजूर खाएं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। 2 अदद खजूर आप सहरी में खा सकते हैं, 2 से 3 अदद खजूर आप अफ्तार में खा सकते हैं। खजूर डायबिटिक भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में रह के खाएं। 3 से 5 खजूरें, इससे ऊपर वैसे भी कोई नहीं खा सकता। नहीं खानी चाहिए। खाते लोग? खा सकते हैं। लोग खाते हैं, लेकिन अच्छी चीजों का भी इस्तेमाल एतदाल में रह के करना चाहिए।
अब लिमिट बात में तो करना वैसे भी हिना साहब खजूर की ना बहुत बढ़ गई है, अब तो खजूर फिल्ड आती हैं। हाँ, मैंने सुना आपके पास भी खजूरें आपने रखी होती हैं अपने पास थ्रू आउट, है ना? अभी भी होगी, आई एम श्योर। अच्छा देखते एक सेकंड देखते हैं कि शुएब के पास ही, और ये कोई प्री प्लान नहीं है, ये वो है जो हमारे पास होते हैं इनएक्चुअल। देखते हैं शुएब के पास से क्या निकलता है और मेरे पास से क्या निकलता है। आपके पास तो मुझे पता है ना फ्रूट निकलेगा कोई ना कोई, आई नो। अच्छा, मैं आप लोगों को चले मैं एक और टिप देती हूँ। प्लीज। किसी भी फ्रूट को आप ड्राई फ्रूट के साथ पेयर करके खाएं, आपका ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हेल्दी फैट के साथ बड़ा अच्छा जाएगा। बड़ा अच्छा जाएगा। एक चीज बतानी है, अपने फ्रूट्स के मामले में बहुत चीज बतानी है ना, उन्होंने मुझे अभी ये छीलेंगे उसके साथ मिला के आपने कहा ना भाई इकट्ठा खाना है। नहीं, इसके साथ ये वाला नहीं खाना है। चलो वापस डेट्स के साथ आप आलमंड्स खा सकते हैं, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। आलमंड्स नहीं लगे आज? नहीं, आज नहीं लाई, वरना वो भी मेरे पास हमेशा होता है। अच्छा, लोग अक्सर सवाल कर रहे होते हैं ना, अच्छा आप लोग मोटे क्यों नहीं होते, कुछ भी। आपने उनके पास भी देखा होगा एक हेल्दी चॉइस है स्नैकिंग की, मेरे पास भी एक हेल्दी चॉइस है स्नैकिंग की। सो हमारी कोशिश ये होती है कि किधर एनर्जी चाहिए होती है, हमने बात करनी है। डेफिनेटली आपने हेल्दी चॉइसेस बहुत अच्छी बात कही। लोग मुझसे भी यही सवाल करते हैं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं इसलिए आप मोटी नहीं होती, आपका वेट नहीं बढ़ता, आप एज नहीं करते। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शो के स्टार्ट में भी यही कही कि अपनी प्लेट को एनालाइज करें। आपकी बॉडी सबसे महंगी मशीनरी है जो कि आपको अपनी आखिरी सांस तक चलानी सही बात है, ठीक है ना। और रमजान सब वो महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है जो हमें डिटॉक्स करने के लिए आता है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, तीनों तरीके से हमें रीस्टार्ट करने के लिए आता है। तो हमें इस महीने में पकोड़े और समोसे फर्ज नहीं किए गए हैं, हमें नेकियां फर्ज की गई हैं, हमें रोजे फर्ज हैं, हमें नेकियां करनी चाहिए, और हमें अपनी बॉडी को भी ना हर वो अच्छी चीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। वेरी नाइस। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे जो कि हिना ने अभी आप सबको दिए, और आई थिंक ये हमें प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। अच्छा जी, हम जाएं न्यूट्रिशनिस्ट के पास पूछे, वैसे तो रुझान हमारे यहाँ एक तो वैसे ही बड़ा कम है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप अपना डाइट प्लान लें ताकि हम सारी बीमारियों से बचें और हम एक अच्छी डाइट की तरफ जाएं जिसमें हम अपनी क्रेविंग्स भी पूरी करें। ऐसी भी कोई बात नहीं होती कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये कहेगा कि अच्छा पूरा दिन सुबह दोपहर शाम आपने सलाद ही खाना है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या उस लिहाज से वो आपको बता देते हैं और वो आसानी हो जाती है। खैर, अभी हमने पूरी कोशिश की कि आप लोग तो नहीं जाएंगे, हम ही आप तक पहुंचा दें डाइट प्लान, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आई विश कि आप में से कोई एक या दो लोग भी इसको फॉलो कर लेते हैं अगर, तो इस सेगमेंट का मकसद पूरा हो। एब्सोल्युटली हिना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सैरी कितनी आसान है ये हमने आज इस सेगमेंट से जाना है। जिसको हमने बनाया हुआ था बहुत मुश्किल, तो ये नहीं आपने करना। आप जो हिना साहिबा ने बताया उसको फॉलो करें, फीडबैक भी दें, 2-4 दिन रोजा इस तरह रख के सैरी करके फीडबैक दें कि अच्छा पूरा दिन आपका कैसा गुजरा। ये फीडबैक बड़ा वैल्यूएबल होता है, जैसा आपने कहा ना, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करा होता है। हमारा मसला क्या है, अगर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, मशवरा लेंगे तो फौरन से कहेंगे अच्छा डाइट प्लान ले रहे हो, वेट कम करना चाहते हो, अरे इट्स नॉट अबाउट दैट। आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग और गेनिंग वेट, इट्स अबाउट योर हेल्दी डाइट, इट्स अबाउट योर हेल्थ एक्चुअली। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। सब पीते हैं। इनके गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है जो इनके फन को शौक से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी
सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। नसीम भाई सोचो, आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा भाई? तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। इस बार माह खुदा रमज़ान में एक तारीख रकम हो रही है। इस्लामी इत्तिहाद का अदीमुल मिसाल और शानदार मुजाहिरा। बज़्म सज रही है हब्ल मतीन कुरान के साये में। मेज़बान 2 इस्लामी और ब्रादर मुल्क ईरान और पाकिस्तान। देखना ना भूलिएगा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी
कशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी सब पीते हैं वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। दुआ को मैंने बहुत बुलाया, दुआ मेरे पास आके बैठ जाओ, दुआ मेरे पास नहीं आई, काबू नहीं आई, आ रही है नहीं आई थी। फिर मैंने ज़ैनब को अपने पास बिठा लिया, लेकिन दुआ अब हमारे पास आ गई है कि आपने ज़ैनब को क्यों बिठाया। और आज आप नाज़रीन ये देखें कि ज़ैनब, दुआ और सबीन आंटी तीनों के ड्रेसेस आज हम तीनों इसलिए साथ बैठना चाह रहे थे। आप आंटी आपके कहने कौन सा मैं बन जाऊंगी, आप ही हूँ इन सबकी। और ये देखे जी, हमने आज क्योंकि मैचिंग कपड़े पहने हुए थे तो हमने सोचा कि आज हम तीनों साथ बैठे और हम आपको दिखाएं। पहले तो मैंने सोचा था मैं और दुआ दिखाएंगे। ईद है, सही बात है, आज सेम तो कपड़े इनकी मैचिंग से बिल्कुल ऐसे ही है। सो चूंकि टॉपिक है ज़ैनब के पापा, तो आज का मौजू क्या है उस पर हम पहले आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर हम उस पर मजीद बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम पापा जी। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके। पापा जी आपको हमारी याद नहीं आती? आती है बेटा, बहुत ज्यादा आती है। तो फिर आ जाओ ना हमारे पास। आ जाऊंगा बेटा, आ जाऊंगा। पापा जी आप रो रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं तो हंस रहा हूँ। पापा जी आपने खाना खाया, पानी पिया? हाँ बेटा खाया, मेरी गुड़िया ने खाया। आप ही पापा रो रहे हैं, लाओ मेरी बात करवाओ। पापा जी। जी बेटा। पापा जी आप रोना ना करें, मैं और दुआ आपके लिए हर रोज दुआ करते हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। वीडियो आपने देखी परदेसियों की जिंदगी। अच्छा, ये भी बड़ा जबरदस्त मौजू जो अशरफ मैंने चुना है। अशरफ अस्सलाम वालेकुम, भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कभी शौक रहा बाहर जाने का कि चलो बाहर जिंदगी गुजारते हैं? कभी बचपन में, कभी जवानी में? ना, सारी जिंदगी। और इस चीज से मुझे ना थोड़ा नफरत सी है। अच्छा। घर से दूर रहना और फिर उस पे ये कि अपने मुल्क से बाहर चले जाना। बाहर हाल ये कि ज़रूरतें ले जाती हैं इंसान को, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं तो जब अपनी फैक्ट्री में जॉब करता था ना, एक आधी रात बमुश्किल वहाँ गुजारता था। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता नहीं, अब फीलिंग आती है, पता नहीं मैं अकेला ही रह गया दुनिया से। अच्छा, ये मतलब जो सबसे लंबा अरसा आप घर से दूर रहे हैं वो ये पहली मर्तबा है? ये भी है। और उम्रा पे हम गए थे, हमारे फैक्ट्री के जो ऑनर थे बिलाल साहब, उन्होंने हमें उम्रा पे भेजा था। सही। तो वो, और मेरी उस पे ये भी आदत है कि एक तो ये कि मुझे घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, ना मैं ज्यादा कभी रहा हूँ, एक उम्रा पे और एक यहाँ हम रह रहे हैं इस्लामाबाद में। तो उसके बाद मैं जब अगर चला भी जाऊँ ना, तो घर में फोन नहीं करना कि बेगम का क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, घर वाले। लेकिन यहाँ आए हैं तो यहाँ आके थोड़ा हम उदास भी हैं, घर वाले भी उदास हैं। लेकिन यह कि परदेसी जो है ना, वो 2-3 किस्मों के होते हैं। एक तो परदेसी हैं कि जो अपने वतन से बाहर चले जाते हैं, एक ये परदेसी हैं, और एक परदेसी वो हैं जो अपने वतन में परदेसी हैं, जैसे हम हैं। जैसे आप हैं। चले उस पर भी करेंगे बात, लेकिन वो जो हमारा मौजू है ना, जो बाहर की जिंदगी है, जिसमें आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया अपने इस वीडियो के थ्रू। वीडियो देखते हैं? वीडियो हम देख चुके हैं। वीडियो हम देख चुके हैं। हाँ। बार-बार में आप वीडियो दिखाएं, लेकिन एक बात और है, ये बात मैंने भाभी से भी पूछनी थी। भाभी, जिस तरह अभी तो चलो आप लोग इकट्ठे माशाल्लाह आए हुए हैं इस्लामाबाद, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसे होता है एक दिन के लिए आप किसी और इवेंट पे अरशद भाई गए हुए हैं तो आप फिर कहें कि वापस आ जाएं, कॉल करें वापस आ जैसे जाएं? उन्होंने कहा कि मैं कॉल नहीं करता, इन्हें मैं खुद ही कॉल करती हूँ और ये पूछती हूँ कि घर में भी किसी का हाल पूछ लिया। नाराजगी कभी आपने शो की कि आपको मैं याद नहीं आई या आपने मुझे कॉल नहीं, नहीं मैं की? इस तरह की बातें नहीं करती। मैं बस ये कहती हूँ कि आपने आपने पता है मुझे कि मैं सबसे ज्यादा, ये बच्चों से पूछे मैं सबसे ज्यादा प्यार किसको करता हूँ? ये सवाल करते हैं। मोहम्मद,
बाबा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मुझसे। दुआ से दुआ पापा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? ज़ैनब से पूछो। ज़ैनब सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? हम तीनों को। अच्छा आप तीनों का अब एक सवाल एक रह गया। भाभी आप बताएं ज़ैनब पापा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? आप भी कह दें मुझसे। मुझसे। क्या कह रही है मुझसे? अच्छा मैं ये चीज ये साबित करती है कि सबको बैलेंस करके रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और बात होगी ना, अब सवाल राशिद भाई से है, सबसे प्यार किससे करते हैं? मैं मैं सबसे असल में ये कि माँ अपनी जगह होती है, बाप अपनी जगह होते हैं, नहीं चले माँ बाप और भाई बहन अपनी जगह हैं, उनसे मोहब्बत वाला वो जो उनसर होता है वो और है, बच्चों से मोहब्बत वो और एक किस्म है, बीवी से मोहब्बत है वो एक और किस्म है। और मुझे घर से जब बाहर होता हूँ तो किसकी याद आती है, फिर इससे पता चलेगा किससे याद सबसे कौन याद आता है? ये बहुत टफ है। मैंने ये मोहम्मद क्या कह रहे हैं? मामा। मोहम्मद कह रहे हैं मामा, लेकिन लेट्स सी अर्शद भाई क्या कहते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये घर से बाहर जब होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बेगम की ज्यादा याद आती है। माशाल्लाह। और परदेसियों की बात हम कर रहे थे कि परदेसी हैं जो, बस उनका ये हाल थोड़ा सोच के और देख के ना थोड़ा तरस आता है कि कपड़े खुद धोने पड़ते हैं उन्हें, खाना खुद खाना पड़ता है, फिर ये है कि सुबह का नाश्ता भी खुद बना के फिर काम पे जाना पड़ता है, फिर शाम को उस टाइम पे आना है कि आके फिर पकाना है और फिर खाना। सही बात। तो परदेसियों से मैं कहूँगा आप लोग परेशान ना हो, मैं अपने घर में ये सारे काम करता हूँ, परदेसी हूँ मैं भी, अपने घर में परदेसी। अपने घर में परदेसी। अच्छा अभी जो आप इतने टाइम से, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ दिन के लिए आप हैं, घर में सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही है? घर से अम्मी की आ रही है, अब्बू की आ रही है, भाइयों की आ रही है, किसकी सबसे ज्यादा? हाँ, मैं इस पे मैं आता हूँ। घर में मुझे सबसे ज्यादा किसकी अभी याद आ रही है, बल्कि सबको ही हमें आ रही है। तो अच्छा, परदेसियों पे मैं एक बात करना चाहता था कि जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, ओवरसीज जिन्हें हम कहते हैं, जाहिर है वो अपने अच्छे हालात के लिए जाते हैं। सही बात है, कि घर में खुशहाली आ जाए, हालात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, या बहनों की शादियां हो जाएं, या कोई बाप चला गया, बेटियों की शादियां हो जाएं, ज़रूरतें हैं वो अच्छी पूरी हो जाएं, घर वाले बाद हमारे पीछे खुश रहें। तो लेकिन सिर्फ जाने पे हम बात करने लगे हैं कि कुछ तो ओरिजिनल तरीके से जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, जिस नीयत से जाते हैं अल्लाह वो पूरे करे, असबाब पैदा करे। जाते हैं। लेकिन वो लोग जो जाते हैं डंकी लगा के, ये डंकी वाला मामला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो डंकी लगा के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक तो ये है कि ये हमारे मुल्क के, और कोई भी जिस मुल्क में भी जा रहे हैं उस मुल्क के कानून की भी खिलाफ वर्जी है। और दूसरा ये कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें जो डंकी लगा के जाते हैं लोग। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी। तो डंकी में ये कि अपनी जान को भी खतरा है, और आप जिनका सहारा है उनको भी बेसहारा कर जाएंगे। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसमें जान का खतरा हो। बेशक ऐसी। तो ये कि अल्लाह ताला परदेसियों की भी हिफाजत फरमाए जो अपने वतन से बाहर हैं, जो वतन के अंदर परदेसी हैं जैसे हम, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए। दुआ करें कि हमारी ये जल्दी खत्म हो जाए, प्रोग्राम भी घर जाएं, या कोई बात हो जाए हमारे घर वालों से। रमजान पूरा साथ ही है ना अर्शद, क्या करें? ईद भेजेंगे घर आपको, है ना, ईद बस घर जाकर ये तो जुल्म है ना, कभी उनसे बात ही करवा दिया करें। चलो इस पे हम जाना सोच नहीं है सकते हैं, कुछ करते हैं। भाभी आपको सबसे ज्यादा कौन याद आ रहा है सियालकोट में? मुझे सियालकोट में सबसे ज्यादा बेटियां और उसके बाद बेटा। ओके, जाहिर है बड़ी बेटियां और बेटा। अभी हम रात को यहाँ से निकले थे, सही तो सड़क पे बाहर निकले हैं तो सड़क पे एक हादसा हुआ था। 2 भाई थे कल, बिल्कुल हाँ, वो किसी गाड़ी से टकराए तो वो जहाँ भाग हो गए। तो उस वजह से भी बेगम को ना घर की ज्यादा याद आने लगी कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बड़ा बेटा और बेटियां भी, तो इसलिए बेगम कह रही हैं। वो कल भी ना काफी रो रही थी, और आज भी मेरा ख्याल अभी भी इस वक्त रो रही है। बड़ा वो दुखी। मैं वही कह रही हूँ कि फैमिली से दूर रहना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको एज अ फैमिली यहाँ पे रखें। कितना सेक्रीफाइस, एक माँ सेक्रीफाइस कर रही है इस वक्त, क्योंकि बच्चे कुछ बच्चे वहाँ पर हैं, बच्चे अलग सेक्रीफाइस करें। अर्शद भाई मिस करें अपनी वालदा को भी, प्लस वालदा इनको मिस कर रही होंगी। तो ये सारे जो सेक्रीफाइसेस हो रहे होते हैं ये आपके लिए हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी बेगम,
मैं बेगम को कभी कहीं इंटरव्यू में नहीं लेके जाता, इस जगह हम खुद ही लेके आए थे बेगम को, आपकी तरफ से कोई नहीं था कि आप यकीन करें हम खुशकिस्मती समझ रहे हैं, क्योंकि ये रमजान के प्रोग्राम थे, यहाँ दीन की बातें होनी थी, दुआ मोहम्मद की थोड़ी एक्टिविटी शरारतें होनी थी, तो मैंने कहा हम पूरी फैमिली जाएंगे, रमजान की जो बरकतें हैं, इसके जो अच्छे अच्छे इस्लामिक मौजू हैं उस पर हम सारी फैमिली बैठेंगे। वाकई ये बड़ी बात है। और लेकिन भाभी आप इस वक्त बच्चे आपको देख भी रहे होंगे इस स्क्रीन के थ्रू भी, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे भी उनको? ये बताना चाहेंगे? वैसे तो हमें नजर ऑलरेडी आ रहा है कि आप कितना मिस कर रही हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे। उनसे कह दें कि हम आई कोई कुछ बात करना चाहेंगी? मुझे आपकी याद आती है। नहीं, कोई भी नहीं। चले ये जाहिर सी बात है, एक इमोशनल मोमेंट होता है और वाकई बहुत मुश्किल होता है। लिटरली हम तो 2 दिन के लिए हमें शूट पे कहीं जाना पड़ जाए ना, तो मैं तो कोई 10 कॉल्स घर में करना शुरू कर देती हूँ और बड़ा मुश्किल होता है हम सबके लिए। अभी हम वीडियो मोबाइल यूज कर रहे थे घर में, तो वीडियो आ गई बेटे की। अच्छा। तो बेगम कहने लगी इसके नीचे कमेंट्स करो। क्या करूं? कहने लगी आई मिस यू बेटा। तो भाभी पहली बार है कि इतना टाइम अलग है उनसे दूर रहे हैं? जी, ये वाला पहली दफा बेगम के लिए पहली दफा है। हाँ, मेरे लिए ये दूसरी दफा है। भाभी आप यकीन करें कि वी आर ट्रूली ऑनर्ड, बहुत फख्र की बात है हमारे लिए कि आपने इतना वक्त हम लोगों को दिया, हमारी वजह से आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। सो बल्कि मैं एक और काम करता हूँ कि जरा माहौल को खुशगवार करें। मैं कोशिश करते हैं कि हम जरा माहौल को खुशगवार करें, तो थोड़ी सी दूरियां उनको कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वैसे ना ये एक सरप्राइज था और मैंने पहले से ना एक कॉल मिलाई हुई है। वज़ीर आज़म साहब को तो नहीं, और कॉल मैंने जिनको मिलाई है, तो मैं मोहम्मद बात नहीं करनी आपने, ठीक है? अभी मोहम्मद को मैंने दिखा दी है और वो चूंकि ज़ाहिर है अरशद भाई भाभी आप बच्चे सारे परदेसी हैं, इस पर घर से दूर हैं, सो बात तो आपकी यूं रोज होती होगी अरशद भाई, लेकिन ये हमने सोचा कि आपकी बात करवाते हैं। अल्लाह अकबर, मैं समझता हूँ गाड़ी वाले को फोन किया आके ले जाएंगे। नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। माशाल्लाह जी, अरशद भाई की वालदा और भाई भी साथ बैठे हुए हैं और देखें जरा कि हमने सोचा कि बात कराते हैं, तो प्लीज अरशद भाई बात करें ना। क्या हालचाल ने? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह आज बड़े सोहने लग रहे हो यार। ए जी दुआ ये अम्मी है, ये वीडियो नहीं है कुछ जो हमने लगा लिया है, इस वक्त रियल में बात हो रही है। अम्मी से बात करें। साइज भाई की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो तुसी? और घर दे हालात ठीक ने कि आके करा मैं? ये हैंडी माइक भी साथ रखना था कि उनकी आवाज थोड़ी सी और नाज़रीन तक पहुंचे। हाँ जी अम्मा जान ठीक? वालेकुम सलाम। घर च सब खैर खैरियत है ना? ते की गल है, इन्ने परेशान क्यों बैठे हो? उदास हो गए? असीं भी बड़े उदास हो गए हैं। वो अज इन्होंने दसिया तो उन्होंने गल करा दी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी, इन्हां लई दुआ करनी खसूसी। तुसीं उत्थे उदास होए हो ते बेगम साहिबा इत्थे उदास होए ने। हाँ जी अम्मी जी, अल्लाह दा बड़ा करम जे, माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे ने साडे, दुआ बड़ियां अच्छियां शरारतां कर रही जे ते। हाँ जी और बेटियां बेटे सारे ठीक ठाक ने घर च? अच्छा, इंशाल्लाह अम्मी जी जल्दी आ जावांगे। आ वेखो दुआ ने ना एक अपना दोस्त बना लिया थे इस्लामाबाद आके, आ वेखो उन्हें उठाया होया जे। हाँ ए वेखो, दुआ दिखाओ दादी को। हाँ ये लो जी, ये है जी। हाँ असी आए थे 5 सां ते आवांगे वापस 6 आवांगे इंशाल्लाह असी। फिर ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ कोई ना सोच लो चंगा ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ रखना है। ठीक है ना? इंशाल्लाह आ जावांगे मां जी, इंशाल्लाह जरूर आवांगे। ते इत्थे भी असी कोई भैड़ा काम नहीं करन आए, चंगियां गल्लां हो रही ने ते अल्लाह तआला चला ओदा सानू सवाब देगा इंशाल्लाह।
ठीक है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह शोएब भाई ये जब से हम आए हैं ना पहली हमने वीडियो कॉल अरे माजी वाह बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया माजी खुश रहें और हम इनको इंशाल्लाह जल्दी भेजेंगे वापस जल्दी भी भेजेंगे और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी दुआएं बाबरकत महीने में असमीन बहन का भी चेहरा दिखा आपका दुआओं के लिए अल्लाह आपको सलामत रखे हाँ मजान ये दोनों कसूरवार हैं इनको पकड़ लें चल ओके जी ओके अल्लाह हाफिज अच्छा तो अब इस दौरान जो एक बात सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि अरशद भाई ने उनसे कहा ऐसे ऐसे कोई पैड़ा काम नहीं करना है अच्छा सारे वो सरकास्टिक भी बंदा होता है बीच में तो वो सारे उदास बैठे थे ना मैंने कहा चलो इनको जरा थोड़ा दिलजोई के लिए और अब मेरा ख्याल है भाभी भी आंसू पूछने का वक्त आज आता है अभी ठीक है बस भाभी भी खुश रहे इसी तरह से अभी हमने बात भी कराई और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग अपने घर भी होंगे और ईद भी आप लोग अपने घर भी ऐसे लग रहा है जैसे हम कैदी हैं हाँ ये फील ना कराएं प्लीज लोग हमें बहुत जालिम समझेंगे सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया आशा थैंक यू सो मच भाभी बहुत शुक्रिया और अल्लाह सलामत रखे आप सबको जो पीछे जिस तरह आपकी वालदा है भाई है आपके बच्चे हैं मोहम्मद के बड़े भाई हैं आप ही हैं अल्लाह उन सबकी हिफाजत करे और बस रमजान के 30 दिनों के लिए हम माजरत भी करते हैं रमजान की बरकतें देखें इधर उनके लिए दुआएं हो रही हैं उधर हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं तो अल्लाह हम सबको कामयाब करे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं अच्छा एक से पहले एक बात और करूं जिस तरह भाभी कभी किसी शो में नहीं गई तो वी आर ऑनर्ड कि वो हमारे शो में जिस तरह आपकी वालदा भी कभी किसी शो में नहीं गई आज इस कॉल के तवज्जुह से माजी भी हमारे शो में पहली मर्तबा पार्टिसिपेशन उनकी होगी किसी शो में वो हमारे शो पे तो वाकई वी आर ऑनर्ड और बड़ी इन खुशी है दुआओं कि के आप बाद लोग ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इन दुआओं के बाद तो आप देखें ना कि कामयाबी कैसे दूर रह सकते हैं आप जितना पसंद कर रहे हैं हमारे इन शोज को हमारे इन सेगमेंट्स को तो वी आर ट्रूली ऑनर्ड जब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक से वापस आएंगे रहिए हमारे साथ ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं KNNs ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं जमाने कई बदले न बदली ममता न बदले हम जहां ममता वहां डालडा लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं जमाने कई बदले न बदली ममता न बदले हम जहां ममता वहां डालडा लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं
like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 Up। like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि माह सियाम रमज़ानुल मुबारक है क्या तो वो आरज़ू करे कि पूरा साल ही रमज़ान हो। मैं आप सब लोगों के लिए बारगाह इज़्ज़ी में दुआगो हूँ कि वो आपको इस माह मुबीन की, माह मुबारक की, माह रहमत की पूरी पूरी बरकतें नसीब फरमाए। like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं 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 like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं 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 like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं 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 like refreshing करशी जाम शीरी सब पीते हैं।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जो हम कह सकते हैं हम सब के उस्ताद हैं, चूंकि हम सब ने बचपन में स्पेशली टेलीविजन के थ्रू जैसे कुरान मजीद को पढ़ना सीखा। अच्छा, अगर हम ये कहें पहले उस्ताद, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वाकई जब हमने पीटीवी में ही हम देख के बड़े हुए हम सब, तो स्कूल जाने से पहले भी हम अगर देखें तो हम टीवी स्क्रीन, हमारे पेरेंट्स स्पेशली हमें टीवी लगा देते थे और उसमें क्योंकि कारी साहब कुरान सिखा रहे होते थे, तो जो वाकई जो पहले उस्ताद जिनसे हमने कुरान पढ़ना सीखा, जिनसे हमने कुरान सुना, तिलावत जिनकी सुनी, वो है जी कारी सैयद सदाकत। एब्सोल्युटली, तो लाखों करोड़ों उनके स्टूडेंट्स हैं जी जो आज हमारे इस ट्रांसमिशन में उन्होंने ज्वाइन किया है। वी आर वेरी ऑनर्ड। और कौन सा अवार्ड है जो माशाल्लाह आपको नहीं मिला? नहीं, इतने अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माशाल्लाह के एक तवील फहरिस्त है उसकी, किसी तारुफ के ज़रा मोहताज नहीं है, हम सबके बड़े प्यारे हैं, बड़े फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? कारी साहब, तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हालांकि बड़ी मसरूफियत आजकल हम आपकी देख रहे हैं कि दो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। एक तो जो पूरे पाकिस्तान का नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन जिसको माशाल्लाह आपने ऑर्गेनाइज भी किया, आप उसको जज भी करें एवरीथिंग, और एक पाकिस्तान एंड ईरान के इश्तराक से भी एक कंपटीशन जिसको आप जज कर रहे हैं और पीटीवी इसको नशर भी कर रहे हैं। सो पहले कंपटीशन की तरफ आते हैं कारी साहब, ये कितना मुश्किल था पूरे पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पर जाना, वहाँ से सिलेक्शन करना? बात यह है कि हमारे बच्चों के अंदर माशाल्लाह इतना टैलेंट मौजूद है, चूँकि अब ये जो नेट का दौर आ गया है, हर चीज़ अवेलेबल है आपके फ़ोन के ऊपर। अब जिस कारी को सुनना चाहें आप उसको सुन सकते हैं वीडियो निकाल कर, और उससे एक ज़ौक़ जो है वो डेवलप हो रहा है। अब इसमें अब हमने पाकिस्तान टेलीविज़न को एजाज़ हासिल है कि कुरान के हवाले से या दीन के हवाले से हमेशा पीटीवी का एक तोड़ा इम्तियाज़ रहा है। जैसा कि अल कुरान प्रोग्राम आपके सामने है, 34 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए उसको चलते हुए, और लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ना सीखा है। यानी मैं तो पूरी दुनिया में मूव करता हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुझे शागिर्द नहीं मिलते, और उनकी एक खुशी की इंतहा होती है कि अपनी बचपन की यादें जब देखते हैं ना, तो ये हमारे वो उस्ताद हैं जिनसे हम बचपन में कुरान पढ़ते रहे हैं। तो उसका एक अजीब सा एक फरहत होती है, सुकून होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है जी। हमारे भी आज हम अगर किसी अपने पुराने उस्ताद को देखते हैं तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देखकर, फरते मोहब्बत के साथ, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न ने पिछले साल भी ये कंपटीशन किया, इस दफ़ा भी किया। तमाम जो चैनल्स हैं पाकिस्तान के सेंटर्स हैं, कराची है, कोयटा है, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, इन सब पर जो ये कंपटीशन जो है इसका क्वालिफाइंग राउंड हुआ, बेशुमार लोगों ने इसमें शिरकत की। उसमें फिर हर स्टेशन पर क्या हुआ कि हमने उसका एक क्वालिफाइंग राउंड रखा, उसमें से हमने 8 बच्चों को सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट डे 8 में से फिर 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, जो कि फिर नेशनल जो कंपटीशन है उसमें उन्होंने फिर हिस्सा लिया पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर। तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, इतना टफ कंपटीशन ये हुआ है कि एक से एक बढ़कर बच्चा पढ़ने वाला है। 12 में से जब सिलेक्शन उसकी की है तो इतना मुश्किल लगा कि किसको ड्रॉप करें और किसको रखें। सही बात। तो जाहिर है किसी ने किसी को ड्रॉप करना है। अब इसकी तरफ, इसकी टेक्निकलिटी की तरफ आते हैं प्लीज कि क्या देखा जाता है उसमें। अब चूंकि हमने खुद भी वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया हुआ है और बचपन से कॉम्पिटिशन्स को अटेंड कर रहे हैं और विन कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है अहकाम तजवीद। कुरान फरमाता है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। ठहर ठहर कर पढ़ने का मतलब क्या है कि हर लेटर जो है उसको उसके मखरज से अदा किया जाए, ठीक है ना। हा खौफ हल्क से अदा होगा, हुरूफ हल्की 6 हैं, 2 जो हल्क का हिस्सा सीने की तरफ है उस तरफ से निकलते हैं, 2 दरमियान से निकलते हैं, जो मुंह की तरफ सीने का हिस्सा से निकलते हैं। तो मुख्तलिफ हरूफ की अपनी एक अदायगी है। जब तक वो गुन्ना है, नून मुशद्दद है, इस पर गुन न करेंगे, और गुन्ना नहीं है तो नून है और नून के बाद हुरूफ इज़हार आ गए तो उसमें हम अन आमता इजहार करके आगे निकल जाएंगे। और गुन्ना है मिम्मा अन्ना, आवाज थोड़ी देर के लिए नाक में रहेगी, कंटिन्यू करेंगे उसको। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह मद्दात हैं, फिर हुरूफ कलकला हैं। कहाँ पर कलकला का मतलब ये है कि आवाज़ को मूव कर देना। काफ की आवाज़ कंटिन्यू हो गई, ये कलकला है। अब अज अद अत, ये कलकला नहीं है। काफ ता है कलकला, काफ ता बा जीम दाल। जब भी इन हरूफ के ऊपर, इन लेटर्स के ऊपर
जज्म होगा, सुकून होगा, तो ये आवाज़ इसकी मूव कर जाएगी। आक, आज, अब, अद, आतो, आवाज़ मूव कर जाएगी। इस तरह इसके मतलब रूल्स हैं, इसके कवायद हैं, उनको जब तक आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे आप कारी नहीं बन सकते। बहुत कारी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है अहकाम तजवीद, तजवीद पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ बहुत अच्छी है, सुनने वाला जो है मज़ा आ गया जी, क्या लंबा सांस था, क्या ऊंची आवाज़ थी, मगर वो उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कि उसको तजवीद की वाकफियत नहीं होगी। तजवीद के ताबे है हर चीज़, बेशक आवाज़ भी ताबे है और उसके मुख्तलिफ सुर भी ताबे हैं। अब हम सुर कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि सुर कैसे हो गए, ये तो सुर तो नाजायज़ है, हराम है। तो आपसे सर फरमाया कि इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कुरान पाक को अरबी लहन के साथ पढ़ें, ये जायज़ है। और फिर ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों को खूबसूरत आवाज़ों के साथ डेकोरेट करो, मुज़य्यन करो, तज़यीन उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए बिलहुल अरब क्या है, ये मुख्तलिफ मकामात है, इसको हम लहजे कहते हैं और अरब में इसको मकामात कहा जाता है, नगामात भी कहा जाता है। ठीक है। उसमें ब्यात है, उसमें सबा है, उसमें हिजाज है, उसमें रस्त है, उसमें जारिका है, उसमें अजम है, उसमें सीका है, उसमें नहमद है, उसमें कुर्द है। मैंने 9 का आपको सब मुख्तलिफ अंदाज हैं, हर एक के मुख्तलिफ अंदाज है, हर एक के मुख्तलिफ अंदाज है। तो इन सब में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बड़े कंपटीशन में जाएंगे, अब जैसे हम इसमें भी हमने देखा, ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न का फाइनल कंपटीशन हुआ और लोकल भी कंपटीशन हुए मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर, उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया। मगर जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उसमें इसको मजीद डिटेल के साथ इसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें मकामत का उस्ताद अलग होता है, सही, हुस्न सौत का, आवाज़ का उस्ताद अलग होता है, तजवीद का उस्ताद अलग होता है, उससे सिर्फ उसी पर फोकस करना, वो सिर्फ अपने उस एक पे फोकस करके नंबर्स देगा। जी हाँ, उसके बाद फिर उसको कंपाइल करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट तैयार होता है। सुभान अल्लाह। और कारी साहब मैं ये कहूँगी कि बच्चे मुकाबले में पार्टिसिपेशन तो अपनी जगह पे होती है, जीतना ना जीतना वो अपनी, लेकिन सीखना कितनी बड़ी बात है। जजेस आप जैसे हों और ये पूरा एक माहौल भी तो होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ आप बता रहे हैं, इसमें बच्चे कितना कुछ सीख भी जाते हैं और यही बच्चे फिर आगे जाकर और बच्चों को सिखा रहे होते हैं। हमने जो पहला प्रोग्राम किया पाकिस्तान टेलीविजन पर वो 92 में था। सही, ज़ाहिर आप पता नहीं उस वक्त आप की पैदाइश हुई थे। तो उसके बाद फिर हमने सेकंड प्रोग्राम किया। मैंने सोचा कि अब सेकंड प्रोग्राम में क्या चीज़, एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, सही, आजकल जो प्रोग्राम चल रहा है ये सेकंड प्रोग्राम था, सही। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ये जो मकामात हैं ना, इनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये 300 एपिसोड है और उसमें हर रोज़ मैंने जो तिलावत करनी है आखिर में, उसमें मैंने बताना कि आज मैंने कौन सा इस मकाम में तिलावत की है। अच्छा, मैं एक दफ़ा उकाड़ा में एक फंक्शन में गया पढ़ने के लिए, मुझे बुलाया उन्होंने, सही। तो छोटा सा बच्चा 6-7 साल का बरस का, तो वो कहते कारी साहब आज आप कौन सा मकाम सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। आप देखें किस बच्चे ने सुना हुआ था आपको, क्योंकि आप आखिर में तिलावत करते हुए बताते हैं किस मकाम पे आज तिलावत की है, तो उस बच्चे ने सीख लिया। तो ये जो मकामत की तरफ लोगों का रुझान हुआ है और तवज्जो हुई है, इसमें भी पाकिस्तान टेलीविजन की कंट्रीब्यूशन वाकई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि हर कुछ वक्त के बाद जो है कॉम्पिटिशन भी कराए जा रहे हैं, एट द सेम टाइम आपका स्क्रीन पे होना, जिस तरह से हमने बताया और अभी आपने 34 साल बताया खुद कि 34 साल तकरीबन हो गए हैं कि कारी सदाकत अली साहब कुरान बच्चों को सिखा रहे होते हैं टीवी स्क्रीन के थ्रू। हम तो बैठ के सुनते, तो यकीनन अभी आज के बच्चे भी सुनते होंगे और सीखते भी होंगे साथ में। कार साहब, ये बच्चे सीख किस तरीके से सकते हैं इस तरह की नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, फिर इंटरनेशनल तो आपने बताया कि और ज्यादा टेक्निकलिटीज। देखिए, बात यह है कि सीखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि 1-to-1 उस्ताद के साथ अब बैठ के सीखें। उसका तो जवाब ही नहीं है ना। अगर उस्ताद अवेलेबल नहीं है तो फिर आप टेलीविज़न पर बैठ के सीख सकते हैं। जब ये मैंने टीवी का प्रोग्राम बनाया ना, इससे पहले भी प्रोग्राम थे, कारी खुशबू साहब का प्रोग्राम था, कारी शाकिर कासमी साहब का प्रोग्राम था, वही ज़फ़र का प्रोग्राम था। तो मैंने जब ये प्रोग्राम मुझे कहा बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इससे एक स्टेप ऊपर जाके प्रोग्राम को बनाता हूँ। तो जब मैंने वो प्रोग्राम दिया, भेजा पायलट प्रोग्राम बनाकर, तो उन्होंने प्रीव्यू किया उसको। इस्लामाबाद से उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारी समझ में नहीं आया, तो बच्चे कैसे इसे सीखेंगे।
मैंने कहा जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उन्होंने कहा जी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक बच्चा रेगिस्तान में बैठा हुआ है, एक बच्चा पहाड़ों में बैठा हुआ है, जंगलों में बैठा हुआ है, उसको कोई उस्ताद मुयस्सर नहीं है, आपने पीटीवी की स्क्रीन पे बैठकर उस बच्चे को पढ़ाना है। वाह, ये हमारा क्राइटेरिया। मैं उनकी बात समझ गया। फिर मैंने जो इस्तिलाहात थे उसमें तजवीद की, उनको सिंपल करके आसान करके उन बच्चों को सिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लाखों करोड़ों लोगों ने उससे सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बुनियादी चीज पहले तो ये है कि उस्ताद के साथ के बाद फिजिकली बैठ के पढ़े, ये टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको उस्ताद रोकेगा भी। अब आप टीवी से पढ़ रहे हैं, रोकेंगे तो नहीं, मगर फिर भी काफी हद तक आपकी वो जरूरत पूरी हो जाती है जी, उसे लेसन लेने के लिए। तो अब तो माशाल्लाह जगह जगह पे ये प्रोग्राम अवेलेबल हैं, यूट्यूब में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। अगर जिस टाइम पीटीवी का प्रोग्राम चलता है उस टाइम अगर आप अवेलेबल नहीं है तो यही प्रोग्राम आप उसमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, निकालें और अपनी हस्बे जरूरत अपने वक्त के मुताबिक उसको निकालें, प्रैक्टिस करें। और जिस वक्त आपको एक अच्छा उस्ताद मैसर हो तो आप उनसे इन पर्सन ये समझ भी लें कि अच्छा कहीं कोई गलती तो नहीं। जो आप बड़ी प्यारी बात की आपने कि द बेस्ट थिंग इज कि उस्ताद फिजिकल आपके साथ अवेलेबल हो, ताकि आपको वो फौरन रोक सके अच्छा यहाँ पर गलती हो रही है। एक और चीज़ मैं कहा करता हूँ कि अब जो कॉम्पिटिशन में मैंने अक्सर बच्चों को ये कहा, मैंने कहा अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके खुद सुना करो। आपको अंदाज़ा होगा, मुझे तिलावत करते हुए 60 बरस हो गए हैं माशाल्लाह। मैं आज भी अपनी परफॉर्मेंस को सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ रिकॉर्ड करके। क्योंकि आज तो मुझे कोई नहीं कहेगा ना कि कैसा यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, ऊपर क्यों नहीं गए, नीचे क्यों नहीं गए। ये आप खुद अपने आप को जज करते हैं? अपने आप को मैं खुद जज करता हूँ कि वेयर आई एम। बारवाक